आज सुबह ही मध्य प्रदेश के एक इंसिडेंस ने सोचने पर मजबूर कर दिया और शायद ये वीडियो बनाने पर भी। सबसे पहले तो मैं आपको वो पूरा इंसिडेंट सुना देती हूँ अगर आप में से किसी ने वो नहीं सुना तो, और उसके बाद हम बात करते हैं इस पर। एक 8th क्लास का बच्चा जो स्कूल में मोबाइल फ़ोन लेकर आता है, और सिर्फ मोबाइल फ़ोन लेकर ही नहीं आता है बल्कि क्लासरूम में रील भी बनाता है। टीचर ने जब उसे पकड़ा तो टीचर उसे प्रिंसिपल के पास लेकर गए, और उसके बाद प्रिंसिपल ने उसे रस्टिकेट करने की धमकी दी, पेरेंट्स को बुलाने की धमकी दी, और बच्चे के बार-बार सॉरी बोलने पर भी टीचर अपने बात पर डटी रही। और उसके बाद उस बच्चे ने स्कूल कैंपस में ही दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड अटेम्प्ट किया। अच्छी बात ये है कि बच्चा ज़िंदा है, वो हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सुधार है, बातचीत कर ले रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, क्यों हुआ? इस पूरे केस को थोड़ा बहुत स्टडी करने के बाद मैंने जो-जो चीज़ें समझी, वो चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, स्पेशली हमारे टीचर्स के साथ शेयर करना चाहती थी। ये वीडियो बनाना, इस बारे में बात करना और आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक टीचर इस बात से रिलेट कर सकता है कि हर स्कूल में एक बहुत सारे ऐसे बच्चे रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रूल्स ब्रेक करते हैं और उसके बाद उन्हें डाँटने पर वो उस या तो सुनते नहीं हैं या फिर कुछ ना कुछ अलग स्टेप्स लेने लगते हैं। तो टीचर्स क्या करें? प्रिंसिपल क्या करे? स्कूल मैनेजमेंट क्या करे? पेरेंट्स क्या करें या वो बच्चे क्या करें? बहुत सारी चीज़ें हैं, आइए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि गलती किसकी है? गलती सबकी है। सबसे पहली गलती बच्चे की। बच्चे की गलती ये थी कि स्कूल कैंपस के अंदर अगर मोबाइल फ़ोन रिस्ट्रिक्टेड था, अगर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं था, तो भी उसने एक रूल तोड़ा और वो मोबाइल फ़ोन स्कूल में लेकर आया। लेकर आया तो आया, पर उस बच्चे ने क्लासरूम में मोबाइल निकाला और उससे रील बनाने की कोशिश की। ये बच्चे की सबसे पहली गलती थी, जो उसने रूल ब्रेक किया। रूल वॉयलेंस, ये रूल तोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पर ये गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी जिसे शांति से डिसिप्लिन वे में बात करके नहीं सुलझाया जा सकता था। बिल्कुल सुलझाया जा सकता था। आगे आते हैं। दूसरी गलती पेरेंट्स की। पेरेंट्स जब बच्चे घर से निकलते हैं, पेरेंट्स उनके बैग को नहीं चेक कर रहे हैं। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे बैग्स चेक होते थे। प्रॉपर तरीके से हम स्कूल में क्या लेकर जा रहे हैं, स्कूल से क्या वापस लेकर आ रहे हैं, ये सब कुछ चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। तो पेरेंट्स अपने काम में या दूसरी सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, या फिर जो दूसरी एक चीज़ हम समझ सकते हैं वो ये है कि पेरेंट्स ने बच्चों को इतना फ्री कर दिया है कि बच्चे कुछ भी स्कूल लेकर आ जाते हैं। बैग चेकिंग में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो पेरेंट्स की का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे स्कूल में क्या ले जा रहे हैं और स्कूल से क्या वापस लेकर आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये सब एक हद तक चेक करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इस केस में उस गार्जियन ने नहीं निभाई। तीसरा, सबसे बड़ी गलती, प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल की गलती क्या थी कि बच्चे के इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं समझा, बच्चे के साथ इमोशनली इंटेलिजेंट होकर बात नहीं की। जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए, या सस्पेंड कर देना या पेरेंट्स को बुलाना, नाम कटवा देना, ये सारी चीज़ें बच्चे को कहीं न कहीं से एक पैनिक अटैक दे रही थी, और बच्चे का ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर था, ये तुरंत एक सडन डिसीज़न कि उसने कुछ भी नहीं सोचा और जाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ये सिर्फ़ इस वजह से हुआ क्योंकि उसके साथ वो इमोशनली इंटेलिजेंट वे में बात नहीं की गई थी। स्कूल रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे की सेफ्टी के लिए, चाइल्ड सेफ्टी, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना और साथ ही साथ बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना, ये सारा का सारा काम स्कूल का होता है। क्लास 8 का बच्चा टीनेज में है और साथ ही साथ वो जनरेशन जी भी है। ये जनरेशन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, इतनी ज़्यादा इमोशनली वीक है कि ये बच्चे एकदम ऑल ऑफ सडन डिसीजंस लेते हैं। इनमें पेशेंस नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें तुरंत सॉल्यूशन चाहिए होता है किसी भी प्रॉब्लम का, और यही इंस्टेंट रिएक्शन, यही इंस्टेंट सॉल्यूशन की डिमांड इनसे ये सारे अटेम्प्ट करवाती है। स्कूल मैनेजमेंट की अगली गलती थी कि उन्होंने बच्चे के बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझा। एज़ अ स्कूल प्रिंसिपल, साइकोलॉजी बच्चे की समझनी चाहिए, जो भी बॉडी मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि बच्चा अपनी किसी भी हरकत के लिए खुद को उसके अंदर पछतावा है या नहीं है, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है। अगर प्रिंसिपल ने उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझा होता, वो इतने टाइम सॉरी बोल रहा था और उसके बाद भी वो बार-बार उसके जो रिएक्शंस, बॉडी शिवरिंग और बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। अगर प्रिंसिपल ने ये समझने की कोशिश की होती या टीचर ने ये समझने की कोशिश की होती, तो शायद ये नहीं हुआ होता।
नेक्स्ट, पुअर क्राइसिस मैनेजमेंट स्कूल की सबसे बड़ी गलती थी। स्कूल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इतना बड़ा केस होने के बावजूद उन्होंने बच्चे को अकेला छोड़ा। स्कूल में उस जगह पे जाना उसको अलाउ किया जहाँ पर से जाकर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता था। दैट मीन्स कि वहाँ पर कोई भी सेफ्टी नहीं थी और साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चे को इतने इमोशनली वीक टाइम में अकेला छोड़ दिया था। अब आइए बात करते हैं कि बच्चा कूदा क्यों। जेंजी और टीनेज के बच्चे जो होते हैं ये इमोशनली इतने ज्यादा वीक हैं कि इन्हें सडन रिस्पॉन्स चाहिए होता है, सडन सोल्यूशन चाहिए होता है किसी भी क्वेश्चन का। ये इमोशनली इमेच्योर होते हैं और शेम इंटॉलरेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। शेम इंटॉलरेंस का मतलब है कि अगर वो बच्चा इतनी इतनी डांट खाने के बाद, इतना सारा कुछ सुनने के बाद उसे लगा कि अगर वो वापस से क्लास में जाएगा तो बाकी के बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे और उसको उसके क्लास में ह्यूमिलिएशन फील होगा, शर्मिंदगी फील होगी, जिसकी वजह से उसने ये तुरंत ये डिसीजन लिया कि ना तो मैं किसी से मिलूंगा और ना ही मुझे ये शेम वापस से फील करना पड़ेगा। घर जाकर भी उसे उसके पेरेंट्स से डांट खानी पड़ती, या हो सकता है सोसाइटी में, नेबर्स में जो भी कोई भी उसका मजाक उड़ाता, जिसको सिंपली हम एक पैनिक बेस्ड इम्पल्सिव अटेम्प्ट बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे को इस प्रॉब्लम का सडन सोल्यूशन चाहिए था। बच्चे के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है इन बच्चों के अंदर, और इन्हें तुरंत का तुरंत उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है। बाय हुक और बाय क्रुक इन्हें ये नहीं पता कि जो सोल्यूशन ये लेने जा रहे हैं वो सोल्यूशन इनकी अपनी लाइफ के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। नाउ, अब ये सारी चीजें हो तो गई, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ आपके स्कूल में होती है तो अब इसे कैसे हैंडल करना है, या फिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता था। सबसे पहले तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट, एक सॉफ्ट टॉक विद द स्टूडेंट। बच्चे के साथ एक प्रॉपर बात करना कि आपने मोबाइल क्यों ले आया स्कूल में। अगर स्कूल में रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मोबाइल लाना अलाउ नहीं है तो बच्चे से ये सॉफ्ट इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। बच्चे को समझाएं कि मोबाइल फोन या कोई भी ऐसा रूल वायलेंस जो स्कूल के रूल्स के खिलाफ है वो करना सही नहीं है उनकी अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन सीखना कितना जरूरी है। बच्चों को ये समझाने की जरूरत है, उन्हें ये सॉफ्ट इंटरेक्शन देने की जरूरत है। सेकंड, इस केस में एक कंट्रोल कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता था, जैसे प्रिंसिपल अगर चाहती तो बच्चे से मोबाइल उस समय ले लेती। मोबाइल लेने के साथ साथ बच्चे को कस्टडी में अपने रखा जाए, मॉनिटरिंग में रखा जाए, और उसके बाद उसके पेरेंट को स्कूल में बुलाया जाए और सॉफ्ट तरीके से, बिना बच्चे के ऊपर कोई ब्लेम गेम खेले, बिना उसे ह्यूमिलिएट किए, पेरेंट्स के साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन करें, एक कम्युनिकेशन करें कि बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, स्कूल में वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। दैट इज वाई मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि टीचर का, स्कूल का, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को एक्सप्लेन करें कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ किस तरीके से उन्हें, उनके लिए गलत हो सकता है या उनके लिए खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं आजकल, वो इस एज में बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, हम उन्हें वो बहुत सॉफ्ट तरीके से इंटरेक्शन में समझा सकते हैं। पेरेंट्स के साथ कोरिलेट करके एक प्लान बनाएं कि पेरेंट्स घर पे बच्चों को किस तरीके से डील करें और आप स्कूल में बच्चों को किस तरीके से डील करें। इन सारी चीज़ों को करते हुए इन सिचुएशंस को प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सकता है कहीं पर भी। नेक्स्ट, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसे केसेस में, वो इन केसेस में आने के बाद जब बच्चों सॉफ्ट इंटरेक्शन हो गया, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन हो गया, अब जब हमें ये लग रहा है एक दो दिन के बाद कि बच्चा जो है वो अपना फ्रेम में वापस आ रहा है और नॉर्मल हो चुका है, उसकी साइकोलॉजी नॉर्मल हो चुकी है, तो इस केस में अब हमें ये करना चाहिए एज अ स्कूल मैनेजमेंट कि बच्चे को 1-2 हफ्ते के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। प्रॉपर मॉनिटरिंग मतलब उसके ऊपर नज़र रखना या उसे आइसोलेट कर देना नहीं होता है। प्रॉपर मॉनिटरिंग का मतलब है कि इस बच्चे के साथ एक कोई भी ऐसा साइकोलॉजिस्ट जो स्कूल में एक प्रॉपर ऐसा टीचर जिसके साथ बच्चा थोड़ा सा कनेक्टेड हो, उस टीचर को असाइन करे उस बच्चे के साथ, उसको समझाने के लिए, उसको उसकी हर एक चीज़ को बहुत नॉर्मल तरीके से नॉर्मलाइज करते हुए समझने के लिए, और उसके क्लास में उसको मॉनिटर करने के लिए सॉफ्ट वे में, स्ट्रिक्टेस्ट में नहीं कि तुमने ये काम किया अब हम तुम्हारे बैग चेक करेंगे या तुम्हें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तुम्हारे खिलाफ लेंगे, नहीं, एकदम सॉफ्ट प्रॉपर वे में उस बच्चे के साथ एक साइकोलॉजिस्ट, एक प्रॉपर टीचर असाइन करें और उसको मॉनिटर करें 1-2 हफ्ते के लिए, जब तक कि वो पूरे तरीके से बैक टू फ्रेम ना हो जाए और पूरे तरीके से नॉर्मल ना हो जाए। सारे केसेस को सुनने के बाद जो एज अ टीचर हमारी जनरेशन भी, एज अ पेरेंट्स भी, जो आजकल के पेरेंट्स हैं, बहुत बार ये एक कॉन्वर्सेशन आती है कि ये बच्चे क्यों, हमारे टाइम पे हम भी डांट खाते थे, हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था कि अगर कोई भी बच्चे ने रूल वॉयलेट किया है तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिलती थी, पेरेंट्स को कॉल किया जाता था, कभी कभी तो हफ्ते भर के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाता था या ज़्यादा दिन के लिए भी सस्पेंड कर दिया जाता था। पर तब तो ऐसे केसेस नहीं होते थे कि बच्चे ने कुछ अटेम्प्ट कर लिया या कुछ भी गलत डिसीजन ले लिया।
ऐसा आज के ये बच्चे क्यों कर रहे हैं? इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है और डीप भी। जो जनरेशन डिफरेंस है जेन ज़ी में और हमारी जनरेशन में, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है और इसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी जनरेशन में हम इमोशनली टफ थे, हम इमोशनली मैच्योर थे, लेकिन ये बच्चे इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरीके से पेशेंस के साथ उस सिचुएशन के आंसर को ढूंढना है आसपास से। इन्हें सडन आंसर चाहिए, इतना ज़्यादा सेंसिटिव ये बच्चे हो चुके हैं कि इन्हें ह्यूमिलिएशन, एम्बैरसमेंट बहुत ज़्यादा फील होने लगी है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट पैम्परिंग पेरेंटिंग भी है। सॉफ्ट पेरेंटिंग जो है वो बच्चों को इतना ज़्यादा सेंसिटिव बना रही है। गार्जियन चाहते हैं कि बच्चे को ज़रा सा भी नुकसान ना हो स्कूल में, उन्हें ज़रा भी डांटा ना जाए, उन्हें बाहर असेंबली में ना खड़ा किया जाए, उन्हें कुछ भी ऐसा ना बोला जाए जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा भी परेशान हो। और इतना ज़्यादा जब उन्हें सेंसिटिव हम बना रहे हैं तो ये बच्चे थोड़ा सा भी हार्श सिचुएशन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ओवर पैम्परिंग बच्चों को करना, कोई पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं जिसकी वजह से उन्होंने कम एज में ही बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड कर दिया है। उस मोबाइल फ़ोन के साथ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स नहीं समझ सकते हैं और यही वॉयलेंस उनकी रियल लाइफ में उनके सामने आ जाती है। और जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन उनके सामने आती है जिसे वो हैंडल नहीं कर पाते हैं या जिसका सोल्यूशन उनके पास नहीं होता है, तो वो बच्चे ऐसा कोई स्टेप लेने लगते हैं। सोशल मीडिया इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है बच्चों के ऐसे डिसीजंस के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में बच्चों को बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लाइफ, इंस्टेंट रिएक्शंस, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाए जा रहे हैं जिससे बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है इस जनरेशन में और हमारे जनरेशन में डिफरेंस है, वो ये है कि हम जब भी अपने दोस्तों से बात करते थे तो वो एक रियल कॉन्वर्सेशन होती थी। रियल कॉन्वर्सेशन यानी कि हम हमारी पढ़ाई कैसी हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें, जो एक रियल, जो एक भोलापन हमारे अंदर था। बट दिस जनरेशन इज़ नॉट हैविंग दैट। ये जनरेशन रियल कॉन्वर्सेशन नहीं करती है, बल्कि शो ऑफ करने के लिए बच्चे कूल बनने के चक्कर में कुछ भी बातें करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हुए उसे बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना, उसके साथ बहुत सॉफ्ट इंटरेक्शन करना ही इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है। क्योंकि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स अक्सर हर स्कूल में दिखाई दे रही है और ग्राउंड लेवल पे टीचर्स या मैनेजमेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि इन बच्चों के साथ कैसे हैंडल करना है, इन बच्चों को किस तरीके से देखना है। तो इसमें पूरे तरीके से हम किसी की भी गलती नहीं दे सकते हैं, पर जो सिचुएशन डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे बच्चों के साथ।